हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 7 के एनसीईआरटी कर रहे थे। उसके 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर देखते हैं। जो 5वां चैप्टर है वो है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। यानी एक जगह से दूसरे जगह जो समुदाय जाते थे, यानी कहीं से दूसरी जगह पर आकर बसे हैं, उन समुदायों के बारे में इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या मिलता है कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। कौन लोग नहीं मानते थे? जो जनजातियां हैं, ये जो जनजातीय लोग हैं, ये जो ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम थे, जो उन्होंने परंपराएं बनाई थी, कर्मकांडों की व्यवस्था की थी, वो उनको नहीं मानते थे। क्योंकि और ना ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। यानी वो समान वर्गों में विभाजित थे। शुरू में क्या था, उनमें कोई ऐसा नहीं था कि ये शासन करेंगे, ये देवी देवताओं की पूजा करवाएंगे, तो ऐसी परंपराएं नहीं थी आदिवासियों में। तो जो आदिवासियों में नहीं थे, तो असमान वर्गों में विभाजित थे। यानी समान वर्गों में विभाजित नहीं थे, तो कई सारे उनके ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। यानी बहुत सारी विविधता नहीं थी उनमें, लगभग सारे समुदाय एक जैसे थे। आगे देखते हैं कि कई जनजातियां जो हैं वो क्या करती हैं, अपना जीविकोपार्जन करती हैं, और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग क्या करते हैं, शिकारी या संग्राहक के रूप में भी काम करते हैं। कुछ जनजातियों के लोग पशुपालक की भूमिका भी निभाते हैं, और कुछ जनजातियां जो खाना बदोश हैं, यानी जंगल में जाते हैं, खाते पीते हैं और मौज मस्ती वाला जीवन जीते हैं। फिर क्या कहता है, जो जनजातीय समूह है वो संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखता था। यानी व्यक्तिगत स्वामित्व की परंपरा नहीं थी। इनमें जो परंपरा है वो क्या है, संयुक्त स्वामित्व की परंपरा है। यानी संयुक्त रूप से, जैसे भूमि है, ये पूरे आदिवासी समुदाय की भूमि मानी जाती थी, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की भूमि। ये था। फिर क्या कहते थे, वो अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच क्या करते थे, इनका बंटवारा कर देते थे। अब जैसे एक ये है, ये एक भूमि है, अब इसका बंटवारा कैसे होगा, तो ये इसके लिए खुद ही नियम बनाते थे और उसी आधार पर इसका बंटवारा कर देते थे। आगे देखेंगे, लिखा है कि भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। यानी जो जनजातियां हैं लगभग भारत के हर क्षेत्र में पाई जाते थे। फिर भी क्या है, कुछ शक्तिशाली जनजातियां भी हैं जो बड़े इलाकों पर क्या करती थी, नियंत्रण भी करती थी। तो जो शक्तिशाली जनजातियों का नाम आता है उसमें आता है पंजाब। पंजाब में एक जनजाति है खोखर जनजाति। तो जो खोखर जनजाति है वो 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान की क्या है, एक प्रभावशाली जनजाति है। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, खोखर जनजाति का क्षेत्र, तो जो खोखर जनजाति है वो कहाँ है, वो पंजाब के क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं। तो जो उनके मुखिया कमाल खान खान, उनके जो मुखिया हैं उनका नाम क्या है, उनके मुखिया का नाम था कमाल खान गफ्फार। जो कमाल खान गफ्फार है उनको क्या बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो क्या पूछ लेगा कि जो कमाल खान गफ्फार है उनको किस मुगल बादशाह ने मनसबदार बनाया था, तो उनको किसने बनाया, अकबर ने बनाया है। ये याद रख लेंगे। आगे देखेंगे कि मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले, यानी मुल्तान और सिंध में भी कुछ ऐसी जनजातियां थी जो रहती थी, जैसे लंगा और अरुघन अरुघुन। ये लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था, पर इनको भी क्या कर लिया गया, मुगलों द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। अब ये क्या है, एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में पता क्या बताया गया कि जो प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र को दिखाया गया, किसको दिखाया गया, प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र को। अब इसमें तो जनजातियों के नाम लिखे हैं, ये देखो, अरघुन, समास, भील, कोली, जाटवास, भील, बेराद, कोरागा, कोयास, खोंड, ओरोन। तो इनका नाम दिया हुआ है। अब इनके कि किस लोकेशन में ये हमारा काम है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन सी किस लोकेशन में मैं आपके लिए काम करके लाया हूँ। जैसे कि जो बदागास है ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। बदागास कहाँ है, तमिलनाडु में। मैप में देखते हैं बदागास कहाँ है। तो भैया ये देखो, देखिए आपको बदागास, तो ये बदागास कहाँ है, ये तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे बदागास कहाँ पड़ेगी, तमिलनाडु हो गई। आगे देखते हैं अगली। अगली देखेंगे कि कोली या बेरार कहाँ पड़ेगी, तो केरल या महाराष्ट्र के एरिया में क्या पड़ती है, कोली पड़ती है, बेराद पड़ती है। तो कोली और बेराद कहाँ है, कोली और बेराद ये केरल और महाराष्ट्र के एरिया में, यानी महाराष्ट्र के एरिया में कोली और बेराद है। आगे दिखाते हैं जो अहोम और खासी और काचरिस, ये देखो यहाँ पे मिलेंगे, काचरिस, खासी, अहोम, कोच, नागा, ये सब नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं। कहाँ की हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों के नाम क्या क्या हैं, कोच, अहोम, खासी, काचरिस और नागा। ठीक है। अब इसी तरह से क्या है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो एक जनजाति कोरागा, और कोरागा के अलावा कौन सी एक है, खोंड। खोंड कहाँ है, उड़ीसा के आसपास देखिए मिलती है खोंड। इसी तरह एक जनजाति है देखो कोरागा, कोरागा देख लेंगे। ठीक है, कोरागा कहाँ पड़ेगी, कोरागा पड़ेगी महाराष्ट्र में। तो इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या सेट किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तरफ लिख देगा जनजाति, एक तरफ लिख देगा क्षेत्र। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें ये पूछा जाता है कि एक जनजाति लिख देगा बादागास, फिर क्या लिख देगा, असम सामने। तो बादागास असम में है नहीं है भैया, तो क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। बादागास कहाँ है, तमिलनाडु में। इसी तरह एक जनजाति और दे देगा कोरागा। अब कोरागा के लिए क्या लिख देगा, दिल्ली का क्षेत्र, नहीं कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कि
कुछ जनजातियाँ जो शक्तिशाली थी उसमें से एक नाम है बलोच। तो बलोच क्या है? बलोच एक शक्तिशाली जनजाति है। क्या कहता है कि कई छोटे-छोटे कुलों में बँटे हुए थे, यानी जो जनजाति कई छोटे-छोटे कुलों में बँटी हुई है, तो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में क्या है, 12वीं सदी तक चोर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में क्या करता है, चेर लोगों पर हमला कर देते हैं। तो जो चेर सरदारियाँ हैं, ये बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हैं। तो क्या करता है, जो राजा अकबर का सेनापति है मान सिंह, वो इन पर क्या कर देता है, हमला कर देता है। तो क्या करता है, लेकिन इनको अधीन नहीं बनाता है, क्या अधीन नहीं बनाए गए। लेकिन औरंगजेब के समय क्या हुआ है, इनके कई किलों पर कब्जा कर लिया जाता है, इन जनजातियों को अपना अधीन बना लिया गया। इनको क्या कर लिया गया, अपना अधीन बना लिया गया। तो अकबर अधीन नहीं बनाता है, लेकिन औरंगजेब अधीन बना लेता है। आगे देखते हैं। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कोली, बेराद और ऐसी कई दूसरी जनजातियाँ हैं। तो कोली, बेराद कहाँ है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ हैं? तो कोली, बेराद हैं। फिर क्या कहते हैं, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते हैं, यानी जो कोली लोग हैं गुजरात के इलाकों में भी मिलते हैं। आगे देखा था कोरागा, वेतर और मारवाड़ दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी दक्षिण में, यानी कोरागा, वेतर, मारवाड़, कोरागा, वेतर, मारवाड़। देखो वेतर, मारवाड़, कोरागा तो कहाँ है? ये दक्षिण भारत की जनजातियां हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि दक्षिण भारत की जनजातियां, चार नाम दे देगा, कोरागा, बगादा, बादगास, वेतर, मारवाड़। तो ये हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, जो भीलों की बड़ी जनजाति है, ये पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई। कहाँ पे फैली हुई? पश्चिमी और मध्य भारत में। आगे देखते हैं। बंजारा लोग, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ पे? इसमें क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि बंजारे लोग कौन है। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जो बंजारे हैं ये सामान्यतः कौन थे? तो ये कौन थे? कृषक थे, बनकर थे, योद्धा थे, व्यापारी थे। अभी आप इसका उत्तर बताएंगे इसको पढ़ के। क्या कहते हैं, जो बंजारा लोग हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, यानी क्या थे? ये व्यापारी खानाबदोश हैं। तो क्या है भैया, इसमें खानाबदोश तो है नहीं, कहा है व्यापारी है, तो व्यापारी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, व्यापारी। आगे क्या कहते हैं कि उनका जो कारवां है वो टांडा कहलाता था। अगर कभी पूछ ले कि टांडा क्या है, तो भाई आपके सामने मैंने क्वेश्चन क्या दिखाया, बंजारा पूछा गया है। अब कल को क्या पूछ सकता है कि टांडा क्या है, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन बनाएगा? वो बनाएगा कि बंजारे लोगों का कारवां। किसका बनाएगा? बंजारे लोगों का जो कारवां है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टांडा। तो ये पूछा जा सकता है टांडा। आगे क्या कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बंजारों का इस्तेमाल क्या करता था? बाजारों तक अनाज ढुलाई में किसका इस्तेमाल किया जाता था? इन्हीं बंजारों का इस्तेमाल होता था। जो जहांगीर का संस्मरण है उसमें इनका जिक्र है, यानी बंजारों का जिक्र जहांगीर ने अपने संस्मरण के में किया गया है। और जो सैन्य अभियानों के दौरान क्या होता है, वो मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे। यानी जो बंजारे हैं ये क्या करते थे, जब मुगल सेना थी तो उनमें खाद्यान्न ढुलाई का काम करते थे। अब इन बंजारों के बारे में किसने वर्णित किया? अगर ये पूछ ले तो पीटर मुंडी ने 17वीं शताब्दी के हैं। पीटर मुंडी किस समय के हैं? 17वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने बंजारों के बारे में क्या किया है? वर्णन दिया है। ये हो गया। आगे देखते हैं। जो कोंड जनजाति है कहाँ है? उड़ीसा की एक जनजाति है कोंड जनजाति, ये ध्यान दिए लिए। आगे देखते हैं कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्या कोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख, यानी कभी पूछ ले उय्या कोंडन उदयार का अभिलेख कहाँ? तो तमिलनाडु में है। ये किस समय के हैं? तो ये 12वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे देखेंगे गोंड लोगों के बारे में क्या है। जो गोंड लोग हैं, गोंडवाना नामक क्या है, विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। यानी गोंडवाना क्षेत्र की जो जनजाति है उसे क्या कहते हैं? उसे गोंड कहते हैं। और क्या कहते हैं, वह स्थानांतरित कृषि करते हैं। यानी स्थानांतरित कृषि क्या कहते हैं? कर्तन एवं दहन वाली कृषि करते थे। एक जगह जाते हैं, जंगल वंगल काटते हैं, फसल उपजाते हैं, फिर उस जगह जब अनुपजाऊ हो जाती है उसे छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जो ये गोंड जनजाति है छोटे छोटे कुलों में बटी हुई है। प्रत्येक कुल का क्या है? अपना राजा है। प्रत्येक कुल का अपना राजा है और ये कई कुलों में विभाजित। तो ये जो गोंड जनजाति है इनका वर्णन जो देखेंगे आप, तो अकबर के शासनकाल का जो ग्रंथ है अकबरनामा, उसमें इनका वर्णन किया गया है। तो गोंड का वर्णन अकबरनामा में है। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जिसका वर्णन कहाँ है? जहांगीर के किसमें है? तो जो जहांगीर के अभियान, जहांगीर है, जहांगीर के संस्मरण में इसका अभिलेख वर्णन है, तो बंजारों का है। तो याद रखेंगे बंजारों का वर्णन जहांगीर के संस्मरण में है। और जो गोंड जनजाति है इसका वर्णन कहाँ पे है? इसका वर्णन अकबर के अकबरनामा में। ये हो गया। आगे जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है वो केंद्रीकृत हो रही थी। जो राज्य है वो गढ़ों में विभाजित थे, यानी राज्य का विभाजन किसमें किया गया था? राज्य जो है गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, यानी गढ़ का जो नियंत्रण होता था वो कुल का कोई एक व्यक्ति करता था। फिर क्या कहते हैं, ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित थे। फिर गढ़ क्या हो गया? 84 गाँवों में विभाजित हो गया, जिन्हें 84 कहा जाता था। आगे कहते हैं 84 का विभाजन 12 होतों में होता, तो 84 के बाद क्या हो जाएगा? 12 होत। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि राज्य, फिर गढ़, फिर 84, फिर बारहोत। तो ये क्रम है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की। क्योंकि जो गोंड राजा थे ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हमारी सत्ता बनी रहे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? अपना प्रभावशाली वर्चस्व बनाने के लिए और खुद को राजपूत के रूप में मान्यता देने के लिए
इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को भूमि दान दी। आगे क्या कहता है, जो गढ़कटंगा का क्षेत्र है, गढ़कटंगा के गोंड राजा है अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कभी पूछ ले संग्राम शाह की उपाधि, तो संग्राम शाह की उपाधि किसकी है, राजा अमनदास की है। राजा अमनदास किस क्षेत्र के राजा हैं, तो गढ़कटंगा के राजा हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, राजा अमनदास के एक बेटे हैं दलपत, वो क्या उनकी एक शादी होती है राजकुमारी दुर्गावती से। तो जो दलपत की मृत्यु हो जाती है बचपन में, तो जो राजकुमारी दुर्गावती हैं, ये अपने शासन का क्या करती हैं, नेतृत्व करती हैं। लेकिन 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने क्या किया, गढ़कटंगों पर हमला किया और रानी दुर्गावती को समर्पण करना पड़ा। यानी रानी दुर्गावती मुगल काल के समकालीन है, 1565 के आसपास की बात है। तो 1565 की बात है, तो अकबर का वो सॉरी बाबर का बात है 1526 में आता है, 1530 तक रहता है, ठीक है। तो ये बाबर के समय की बात नहीं है, ठीक है। तो ये किसके समय की बात है, ये बात होगी अकबर के समय की। किसके समय की, अकबर के समय की। तो ये याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि जो रानी दुर्गावती के समय का क्या है, ये आसिफ खान, आसिफ खान के नेतृत्व में क्या होता है, रानी दुर्गावती के क्षेत्र पर अटैक किया जाता है और इसका क्षेत्र क्या होता है, मिला लिया जाता है। आगे, अब जो गढ़कटंगा है एक समृद्ध राज्य है। गढ़कटंगा किस लिए फेमस है, तो गढ़कटंगा हाथियों को पकड़ने और उनके निर्यात के लिए फेमस है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो लचित बुरफुकान है, लचित बरफुकन, यहाँ पर देखेंगे लचित बरफुकन क्या है, अहोम सेना का एक सेनापति है। तो एक युद्ध होता है सराय घाट का युद्ध, तो सराय घाट का युद्ध 1671 में होता है। कब होता है, 1671 में एक युद्ध होता है सराय घाट का युद्ध। ये किसके बीच होता है, ये होता है लचित बरफुकान जो अहोम सेना के सेनापति हैं, और दूसरी तरफ क्या है, औरंगजेब की सेना है। तो जो औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कौन करता है, वो करता है अंबर का शासक जो राम सिंह है, वो औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करता है। दूसरी तरफ से लचित बरफुकन है जो अहोम सेना के सेनापति हैं, इनके बीच क्या होता है, सरायघाट का युद्ध होता है। जो सरायघाट का युद्ध कब होता है, 1671 ईस्वी में होता है, और इसमें औरंगजेब की सेना हार जाती है। औरंगजेब सेना क्या होती है, हार जाती है। जो यह युद्ध है ये ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ा गया था, नहीं ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी पे ये सरायघाट का युद्ध है जो लड़ा गया था। आगे देखते हैं अहोम के बारे में देखते हैं। तो अहोम जो है ये म्यांमार से आकर बसे हुए लोग हैं, यानी कहाँ से बसे हुए लोग हैं, ये म्यांमार से आकर बसे हुए लोग हैं। आगे क्या कहते हैं, 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू हो गया था, यानी 1530 में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब बाबर आ जाता है तो क्या होता है, भारत में बारूद और तोपों का क्या होता है, व्यापक पैमाने पर प्रयोग करना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं कि 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में क्या हुआ, मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। यानी 1662 ईस्वी में किसका टाइम पीरियड था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा क्या देखते हैं कि मीर जुमला के नेतृत्व में क्या होता है, मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं अहोम राज्य क्या है, बेगार पर निर्भर है। जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता है उन्हें पाइक कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पाइक कौन है, तो पाइक कौन है भैया, जिन लोगों से जबरन श्रम लिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो पाइक कहलाता है। क्या कहता है, अहोम राजा में एक जनगणना की गई थी। अब कहता है जो सभी वयस्क पुरुष हैं जो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, यानी सेना में हर व्यक्ति क्या करता था, सेवा देता था। क्या कहता है, जो अहोम लोग हैं चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। अहोम समाज क्या है, कुलों में विभाजित है जिन्हें खेल कहा जाता है। तो अभी बताया पाइक पूछा जा सकता है, उसी तरह खेल पूछा जा सकता है। खेल क्या है, तो खेल क्या है, जो अहोम साम्राज्य वो कुलों में विभाजित है जिन्हें क्या कहा जाता है, खेल कहा जाता है। और एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो संस्कृत की कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया किसके द्वारा, अहोम। बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बुरंजी नामक जो ऐतिहासिक कृति है, ये कृति को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया। तो बुरंजी के लेखक कौन है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाना हो तो क्या पूछा जा सकता है कि कभी बता दें कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। आगे क्या बताएगा, जब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो जो अकबर के अगला पहला स्टेटमेंट क्या बना देगा, जो कमाल खान गफ्फार थे, किनके बारे में, कमाल खान गफ्फार। क्या बताएगा कि कमाल खान गफ्फार को जहांगीर ने मनसबदार बनाया था, जहांगीर ने बनाया मनसबदार, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाएगा कि जो अकबर के सेनापति मान सिंह है उन्होंने बिहार और झारखंड के चेरों को हराया था, यानी मान सिंह ने क्या किया, चेरों को हराया, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट बना दी गया, पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि जहांगीर नहीं क्या है, अकबर, अकबर ने क्या बनाया था, मनसबदार बनाया था, ये था। बंजारे के बारे में आपको बताया कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अकबरनामा है, अकबरनामा में गोंड जनजाति का वर्णन है, किसका, गोंड जनजाति का वर्णन है, ठीक है। फिर क्या कहता है, जो गोंडों का राज्य है, गोंडों का क्या है राज्य, वो गढ़, चौरासी और बारहोतों में विभाजित है। तो पूछे निम्नलिखित में से कौन सा सही, तो भैया पहला भी सही दूसरा भी सही कि अकबरनामा में क्या है, गोंड जनजाति का वर्णन है।
और गोंडों का जो है किसमें विभाजित है, गढ़ में, चौरासी में और बारहोतों में। तो बताइएगा कि जहांगीर के संस्मरण में किसका वर्णन था, ये आप बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं आपसे इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि जो अहोम राज्य है, अहोम राज्य पाइक पर निर्भर था। क्या कहता है, अहोम राज्य बेगारों पर निर्भर था, यानी पाइक नामक बेगार जो हैं वो अहोम राज्य पर उसी पर निर्भर है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या बनाता है, जो आसिफ खान के नेतृत्व में क्या है, मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, यानी आसिफ खान के नेतृत्व में मुगलों ने क्या किया, अहोम राज्य पर हमला किया। तो कह रहा कौन सा कथन सही है, तो भैया पहला तो सही कि अहोम राज्य जो है पाइक पर निर्भर है। अब आसिम खान के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला किया, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, बताइए कि आप दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है। अगर असत्य की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट जो गलत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिए कि दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला है कि आसिफ खान के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो बताइएगा जरूर कि क्यों गलत है दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये चैप्टर नंबर जो 5 है ये कंप्लीट होता है। आगे हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। इस एनसीईआरटी के सीरीज को आप प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा, ताकि एनसीईआरटी में हम क्या करेंगे, हम मिनिमम इनपुट देंगे और मैक्सिमम आउटपुट गेन करेंगे। इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं हम उनको कवर कर लेंगे, बस हमारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।